देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान करके ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। अब से 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सवाल किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन से, तो आपको याद होगा जब हम इस प्रोग्राम में डिस्कस भी कर रहे थे कि जी कंधे उचका के उसके मेंबरान कह रहे थे कि नहीं मालूम कि जी कब इलेक्शंस होने हैं और किस तरह होने। तो आज फाइनली जी इसका जो अनाउंसमेंट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो हो गई है कि मुल्क भर में जो नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां हैं उसके फैसला करने का ऐलान किया गया और कहा गया कि 90 दिन में इलेक्शन अब नहीं हो सकते। तो अगेन ये एक नई बहस है जो कि छिड़ गई है पूरे पाकिस्तान में। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जी माशी सूरत हाल वो निगरान हुकूमत के आने के बाद, क्योंकि अब काबीना का भी अनाउंस हो गया है आज बाकायदा, और ख़ासतौर पर निगरान वज़ीर आज़म के आने के बाद क्या बेहतर होगी, क्योंकि साबिक अब तो हो गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे अपने दौर में कि जी हम इस तरह का मेकानिज़म तैयार करके जा रहे हैं कि ये जो मईशत है वो कहीं नहीं हिलेगी और इसके जो समरात हैं, जो हमने एक्शंस लिए हैं, जो हमने डिफ़ॉल्ट होने से मुल्क को बचाया है, वो देर पा होंगे, निगरान के होते हुए भी होंगे और कोई मसाइल नहीं होंगे। तो लेकिन हमने देखा कि जैसे ही निगरान सेटअप आया जी अच्छी खासी तेल की, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई। दूसरी तरफ जो बिजली का नर्ख है, जो यूनिट है फ़ी पर यूनिट, वो भी बढ़ता जा रहा है और वो भी अब इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ख़ासतौर पे कराची वालों का तो वैसे ही बहुत बड़ा मसला है ये कि अब एक आम से घर के बिजली का बिल भी जो है वो 80-80 हज़ार रुपये का आ रहा है। तो लोगों की चीखें निकल गई हैं। तो जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो रही। फिर डॉलर क्रॉस कर चुका है जी, 300 की सेंचुरी से ऊपर चला गया है। तो ये हालात हैं। दूसरी जानिब जी जहाँ पर ये मामला है वहीं पर अफसोसनाक एक वाक़या होता है जुड़ावाला, उसके ऊपर भी आज थोड़ी सी जी बात करेंगे। चीफ़ कह चुके हैं आर्मी चीफ़ के ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है और ऑफकोर्स इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। जब स्वीडन में इस तरह का वाक़या हुआ जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हिला के रख देता है, तो हम बहुत ज़्यादा उस पर टची हो गए और हमने बात की इवन पूरी दुनिया में। तो इसी तरह से किसी और कम्युनिटी, किसी और रिलीजन के साथ भी इस तरह की जो बात है वो किसी तौर से जायज़ नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है। सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ आज प्रोग्राम में जी सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी आगा मसूद साहब हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ मशहूर व मारूफ सीनियर एंकर पर्सन है फ़रिया इदरीस साहब, अपना एक निजी टीवी चैनल पर प्रोग्राम भी करती हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले आगा मसूद साहब आपके पास आऊँगी। आगा मसूद साहब, ये जो हम देख रहे हैं आम इंतखाबात पे सबसे पहले बात करते हैं। 90 दिन में अब तो नहीं होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया है। तो ये वो बहस थी जो पहले से ही छिड़ी हुई थी एक तरीके से। कहते हैं कि अगर अलल ऐलान नहीं तो हम कहीं ना कहीं इसको दबे चुपे अल्फाज में बात कर ही रहे थे कि नहीं जी ये तो इस तरह से नहीं होने जा रहा, और पहले से खदशात आपने भी पिछले प्रोग्राम्स में इसका इज़हार किया था। तो अब ये जो बाकायदा ऐलान हो गया है, तो ये जो हल्का बंदियों का मामला है ये कितने रोज़ में मिनिमम और मैक्सिमम कितने रोज़ में आप देख रहे हैं कि जी ये हो सकता है हल? पहले तो रज़ा साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यू हैव इनवाइटेड मी इन योर प्रोग्राम। आई एम थैंकफुल टू यू। देखिए ये देखिए बात है, सारा मसला नियतों का है और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की नीयत पहले दिन से भी ख़राब थी और वो नहीं चाहते थे कि इलेक्शन जो है वो हो। अगर ऐसा होता तो आप यकीन करें जो सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात थे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वो हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं हुए। तो चुनांचे अभी जब इन्होंने कहा है कि साहब नई हल्का बंदियाँ होंगी, डिलिमिटेशंस होंगे, उसके बाद ही हम इंतखाबात कराएंगे। देखिए इसके पीछे मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो लोगों की नीयत जो है ना वो साफ़ नहीं है और वो एक जानबूझकर पाकिस्तान को एक बहरान में मुब्तला कर रहे हैं। आप किसी भी बड़े सियासतदान से बात कर लीजिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो या कहीं किसी भी जमात का भी हो, वो सब ये कहते हैं
कि भाई इंतखाबात होने चाहिए ताकि नई क़यादत आए, नई सोच आए, नई फ़िक्र आए और लोग जो है कि नई फ़िक्र की रोशनी में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, एक तो स्टेबिलिटी का मसला है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ का मसला है। अगर ये नई चीज़ ठीक होती तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बड़े बहरान से गुजरेगा। और आपने बिल्कुल ये सही फरमाया अपने तज्ज़िये में कि देखिए हम रोज़मर्रा की चीज़ों में जो है ना इतने उलझ गए हैं कि हमें यही नहीं मालूम कि हमारा कल क्या होगा। तो ये जो सोच पाकिस्तान के आवाम में आई है और जिसकी वजह से मायूसी फैली है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इसके लिए बड़े मतलब ये कि मैं समझता हूँ कि एक बड़े जज्बे की ज़रूरत है कि हमें इलेक्शन के सिलसिले में अपना एक टाइम फ्रेमवर्क देना चाहिए। देखिए पहले शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया था कि हम पुरानी हल्का बंदियों से जो है ना इंतखाबात कराएंगे 2017 के। फिर इसके बाद ये कि उन्होंने कहा कि नई नई हल्का बंदियाँ हो गई हैं और इनके ज़रिए हम अपने इंतखाबात जो हैं वो कराने के लिए तैयार हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो बात की, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि यकीन माने मैं बड़े ज़िम्मेदारी से ही बात कर रहा हूँ बहैसियत एक सीनियर सहाफ़ी के, कि एक जानबूझ के इस मुल्क को बहरान में मुब्तला किया जा रहा है। और ये जो जानबूझ के मुल्क को बहरान में मुब्तला कर रहे हैं, इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। देखिए हम तो कम से कम 40 साल से लिख रहे हैं, लिखने के ज़रिए हम अपनी रोज़ी कमाते हैं, मजमून लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, पाकिस्तान के अंदर अखबारों में लिखते हैं, हमारी रोज़ी यही है। तो हम जो देख रहे हैं नवश्ते दीवार, वो यही है कि जानबूझ के इलेक्शन को टाल कर हम पाकिस्तान को एक ऐसे बहरान में मुब्तला कर रहे हैं जिसमें इत्तेहाद की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। ठीक है, फरिया इदरीस साहबा आपकी तरफ आऊँगी। आप पावर कॉरिडोर्स में बैठी हैं, शहर इक़्तिदार में बैठी हैं और बहुत क्लोजली देख रही हैं कि जो फैसले हो रहे हैं, ये जो फैसले हो रहे हैं, ख़ास तौर पे अब इलेक्शन कमीशन का भी एक फ़ैसला सामने आ गया उन्हीं फैसलों में, तो ये जितने भी फैसले हैं ये बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क की सिमत को। और ख़ास तौर पे अगर ये 4 महीने का वक्त जो दिया गया है, सो आप इसको कैसे देखती हैं? मिनिमम क्या टाइम फ्रेम हो सकता है? क्या ये 4 महीने ही काफ़ी होंगे हल्का बंदियों के लिए, या आप देख रही हैं कि नहीं ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है? थैंक यू रिदा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। देखिए ये कोई नई बात नहीं हुई है मेरे ख्याल से आज, अब तो बड़े ऐसे से, बल्कि सेटअप के आने से काफ़ी पहले से ये नज़र आ रहा था कि जो इंटरिम सेटअप आ रहा है वो नॉर्मल या यूजुअल मुद्दत से ज़्यादा का आएगा। उसके हवाले से आपने देखा कि कानून साजी भी की गई, उसके अंदर से दीगर तौर पे आपको ये जो कहते हैं कि माइंड को प्रिपेयर किया जाना, जहन साजी, वो भी की गई। और हमने ये भी देखा है कि जो अब तो निगरान सेटअप का ऐलान भी हो गया है, तो ओवरऑल एक ऐसा मजबूत किस्म का सेटअप नज़र आ रहा है जो कि पहले ही इस बात की तैयारी की जा चुकी है कि वो अपनी आम काम, जो कि निगरान का तो काम होता है इलेक्शन कराना, उससे बढ़कर उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। ये काफ़ी ज़हन साजी हो चुकी है पाकिस्तान की। जहाँ तक बात होगी है हल्का बंदियों की, देखिए नई हल्का बंदी के ऊपर अगर आप इन एसेंस ऑन प्रिंसिपल बात करें तो बात बिल्कुल ठीक समझ आती है। आपका सेंसस हुआ है, तो हल्का बंदियाँ नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन जो है उन्हीं के ऊपर होना चाहिए। 2018 से अब बहुत बदल चुका है पाकिस्तान। मैं अभी कुछ दिन पहले कराची में थी और कराची के हालात आप देखें, वहाँ की आबादी वो, वैसे एक और सवाल मेरा ज़रूर है कि ओवरऑल ऑब्जर्वेशन में सही से उसकी आबादी वो नज़र नहीं आती जिससे अब तमाम जमातें मान गई हैं, लेकिन चले वो एक तरफ रख के भी जैसे भी हुआ एक किस्म का कंसेंसस हो गया उस मरदमशुमारी पर। अगर उसी को लेके आगे चलते हैं और अगर 3-4 महीने इलेक्शन आगे होता है, ये तो पहले से ही बता दिया गया था। मसला ये है कि यहाँ पर खदशा ये है कि इलेक्शन उन 3-4 महीने के बाद भी नहीं होंगे, उससे भी लंबा अरसा चला जाएगा। देखिए इससे पहले 2 प्रोविंशियल असेंबलीज में भी इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो आपको एक वॉइड नजर आ रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मौजूद है, खला बन चुका है, अब आप उसके ऊपर जो मर्जी कर लें। तारीख में लिखा जा चुका है कि 2 सूबाई हुकूमतों को तोड़ा गया और उसके बाद जो मुद्दत थी उसमें इलेक्शन नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया और फिर भी इलेक्शन नहीं हुए। तो एक किस्म का ग्राउंड वर्क तैयार था। अभी इस वक्त आप देखें कि आपके 2 बड़े सूबों में इंटरिम सेटअप मौजूद है जो नॉर्मल मुद्दत से आगे टेस्ट पास कर चुका है या ड्यूरेशन निकाल चुका है। अब आपके वफाक में हुकूमत के आते ही पता चल गया है कि ये भी ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन अगर आप कनेक्ट द डॉट्स करें, नॉर्मल कॉमन सेंस से देखें, तो लगता ये है कि एक मे बी एक थॉट है कहीं पर कि क्योंकि अनसर्टिनिटी आ जाएगी नेक्स्ट इलेक्शन के बाद। आप देखें 2013 से हम मुसलसल एक अनसर्टन कंडीशन में है, सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं है पाकिस्तान।
उस वाले इलेक्शन को भी नहीं माना गया, उसके खिलाफ धरने हुए, जो वज़ीर आज़म थे वो घर गए। 2018 में जब नई हुकूमत आती है उनको बिल्कुल नहीं माना गया, 1 साल बाद ही उनके खिलाफ ज़बरदस्त किस्म की कैंपेनिंग शुरू हो गई, पहले दिन से ही उन्हें बात नहीं करने दी गई, और फिर उनकी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी काबिल कदर नहीं रही। उनके जाने के बाद फिर एक नया सेटअप आया जिसने कहा कि हम बड़े एक्सपीरियंस हैं, मगर उन्होंने तो बिल्कुल ही हालात ख़राब कर दिए, मज़ीद ख़राब से ख़राब तर कर दिए। तो इस तरह आप इलेक्शन में चले नहीं जाते हैं तो क्या होगा? यकीनन फिर कुछ पावर्स उठेंगे और वो कहेंगे हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। कोई ऐसा कंसेंसस तो नहीं हुआ कि इलेक्शन का तरीक़ेकार ऐसा बन गया जिसमें हमें नजर आया कि तमाम पावर्स मान लेंगी। एक पार्टी आपकी इस वक्त बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड उसको नहीं दी जा रही है, माजी में दूसरी जमातों के साथ ये होता रहा है। तो वही एक तरीक़ेकार से उसी किस्म के ट्रेडिशनल इलेक्शन के बाद वाज़ेह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। इकॉनमी पे इतनी सीरियस चैलेंजेस हैं, तो हो सकता है कहीं पे पावर कॉरिडोर्स की आपने बात की, एक टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग और टेस्टेड एग्रीमेंट हो गया है कि किसी किस्म की स्टेबिलिटी अगर देनी है पाकिस्तान को तो थ्रू एक इंटरिम सेटअप दे दी जाए। हो सकता है कि ऐसा हो गया हो, ये मैं किसी खबर की बुनियाद से नहीं कह रही, लेकिन जब आप कनेक्ट द डॉट्स करते हैं, जब आप देखते हैं आपके आसपास क्या हो रहा है, तो इस किस्म के मामलात आपको नजर आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर ले, मैं पहले आगा साहब से भी पूछ लेती हूँ, फिर मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ कि माजी में थोड़ा सा अगर हम चले जाएं उससे हम कनेक्ट भी करें कि अब हमने आगे ये भी देखना है कि जैसे अभी फरिया ने भी कहा कि जी ये तो पहले से हमें नज़र आ रहा था कि जिस तरह की वर्किंग हो रही थी सारी, जो पार्लियामेंट में भी हुआ और सारा, और जो जहन साजी की जा रही थी। लेकिन अब एक और मामला भी आगा साहब, आगे हम देख रहे हैं कि सेनेट का टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, तकरीबन आधे सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर होंगे मार्च में। तो फिर सेनेट के लिए किस तरह से होगा? तो फिर वो क्या खाली रहेगा हाउस? क्या ये प्रैक्टिस कभी माजी में ऐसी हुई है, या जब वो ख़ास तौर पे जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी मेरे ख्याल से तब भी इसी तरह से कुछ था? आप ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। नहीं, माजी में मतलब ये कि ऐसी मिसाल है, मौजूद है, लेकिन यह है कि वो इलेक्शंस हुए मेरे कहने। लेकिन देखिए हमारे पास इस वक्त सेनेट का मसला ज़ेर बहस नहीं है। हमारे इस वक्त मसला ये है कि क्या इंतखाबात होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या। देखिए जहन साजी क्या है, जहन साजी कौन करता है? अभी फरिया साहबा फरमा रही थी ना, हमारे लिए तो काबिल इज़्ज़त हैं बहुत। जहन साजी कौन कर रहा है? मतलब ये कि वो लोग के जो बंद कमरे में बैठे हुए हैं, या ये कि जो खुले अंदाज से बात कर रहे हैं अपने कॉलमों में। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए जहन साजी जो होती है वो ग्राउंड रियलिटीज़ पर होती है कि लोग चाहते क्या हैं। अगर पाकिस्तान की बड़ी सियासतदानों के चंद लोगों के नाम आप मैं गिनाना शुरू करूं तो उनके सब के जुमले यही होंगे कि इंतखाबात होने चाहिए और वक्त पे होने चाहिए। और इंटरिम सेटअप जो आया है वो 90 दिन के लिए आया है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात शफाफ इंतखाबात कराए। तो चुनाचे माफ़ी आपकी इजाज़त से, नहीं, मगर मेरा जुमला तो मुकम्मल करें। जी जी जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए इस वक्त मैं जब ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ ना, देखिए अभी 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। एक तो इकोनॉमी इनस्टेबल है, फिर आपकी जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। देखिए आपके पास आप चाहते क्या हैं? मतलब यू वांट पाकिस्तान टू मेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, ओके, दिस इज़ आवर डिज़ायर आल्सो। वी वांट पाकिस्तान टू बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, वी ऑल वांट पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान टू लिव हैप्पीली। क्या पाकिस्तान के लोग खुश हैं, मुतमईन हैं, या वो एक नई उम्मीद से ज़िंदा हैं? ये सारी चीज़ें जो है देखिए अगर हमने नहीं इसकी एनालिसिस की ना, देखिए इलेक्शन और नो इलेक्शन, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर पाकिस्तान मुस्तहकम है तो उससे बहुत से नताइज अच्छे निकल सकते हैं, खुशगवार नतीजे निकलते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि लोग अगर ये समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन को मुलतवी करके अपने नताइज हासिल कर सकेंगे, वो दरअसल पाकिस्तान को एक बहरान में मुब्तला करेंगे। सर बट एक वही इसी में मेरा सवाल, आपने चूँकि कहा तो इसलिए मैं कहा कि मैं भूल जाऊँगी फिर कि आपने एक बात की कि अब बार बार आपने पहले भी कहा और अभी भी कि जो सियासतदान है, जो जितने सीनियर सियासतदान है वो कह रहे हैं कि वक्त पे होने चाहिए, पार्टीज ये कह रही हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग, हमने नाम नहीं लिया, हाँ, या पीपल्स पार्टी। बट क्या क्वेश्चन इज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद फरिया भी इस बात से एग्री करेंगी क्योंकि वो भी पॉलिटिशियंस के साथ अभी दिन रात कर रही हैं प्रोग्राम्स, तो उनको भी अंदाजा होगा क्या। लेकिन और जो पार्लियामेंट में खास तौर पे हुआ, तो क्या किसी सियासी जमात ने, चाहे कोई भी हो या किसी भी सियासतदान ने एफर्ट्स की इस चीज़ की? क्योंकि एफर्ट्स तो कुछ और नज़र आई और ख्वाहिश उनकी ये कि जी वक्त पे इलेक्शन हो, लेकिन क्या उन्होंने पार्लियामानी निज़ाम को बचाने के लिए, जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि एक जमात है सबसे बड़ी पाकिस्तान की, लेकिन उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, और जैसे कि हम सब जानते हैं हालात वैसे ही नज़र आ रहे हैं जो 2013 में थे या 2018 में थे।
तो उन्होंने पूरे एक उसका मंजरनामा जो खींचा है, तो बिल्कुल अगर हम देखें और पिछले उस पर नज़र डालें जो पिछले 10 सालों में हुआ है, ऑलमोस्ट 2013 से अगर नज़र डाल लें और डॉट्स को कनेक्ट कर लें वाकई, तो क्या सियासतदान भी चाह तो रहे हैं कि वो हमें मिल जाए, हमें अच्छा सब कुछ हो जाए, लेकिन वो उसके लिए अमल करने के लिए भी कुछ तैयार है कि उन्होंने कोई अपनी वर्किंग की हो उसके ऊपर? देखिए ये आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है। देखिए जिस किस्म की पार्लियामेंट चली शहबाज शरीफ साहब की, क्या वो पार्लियामेंट थी? क्या जिस तरीके से मतलब हिज़्ब इख्तिलाफ का जो रियाज़ा राज था, क्या वो वाकई जेन्युइन हिज़्ब इख्तिलाफ का रहनुमा था? देखिए हम लोग मफादात की सियासत कर रहे हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये मफादात की सियासत पाकिस्तान को डूबेगी, क्योंकि जब तक हम आवाम के जो नुक़्ता नज़र से मुल्क को नहीं देखेंगे, उनके ख्वाहिशात को नहीं देखेंगे। और आपका ये जुमला तो मैं फिर उसे रिपीट कर रहा हूँ, कोई सियासतदान मुझे मुतहर्रिक नज़र नहीं आता, फाल नज़र नहीं आता कि आपस में जोड़ के बैठ जाएँ, सोचें हमें क्या करना है। लेवल प्लेइंग फील्ड का इतना बड़ा मिसनोमर है, ये एक बहुत बड़ा मिसनोमर है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता। आप मैदान में उतरिए, उतरने के बाद ये है कि देखिए जो भी लोग जिसको पसंद करेंगे उसको वोट देंगे, लेकिन आप किसी के हाथ पैर बांध के कहें भाई ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं है। रिदा देखिए मैं फिर बात सर्च कर रहा हूँ कि हम लोग उन लोगों की औलादें हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है ना, और करोड़ों लोग पाकिस्तान की तामीर में और तश्कील में जो है ना वो मतलब ये कि शहीद हो गए। हमें पाकिस्तान के मफाद को देखना चाहिए, सियासतदानों के मफाद को नहीं देखना चाहिए। अगर ये सियासतदान अच्छे होते तो आज मुझे बताइए 15 माह में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इकोनॉमिकली कहाँ खड़ा है, स्टेबिलिटी के लिहाज से कहाँ खड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत बहुत मोहतात होकर इस पाकिस्तान को अब एक ऐसी राह पे ले जाना चाहिए कि जो आवाम की उमंगों के मुताबिक हो। अगर ये सियासतदान चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो ठीक है, एक टेबल बुलाएं सबको और बुला के बाद के एक एजेंडे पे बुला के कि भाई हमें ये इलेक्शन कराना है, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए और हमारे ये मंशूर है। तो मैं ये समझता हूँ कि वी कैन डिलीवर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ हम जहन साजी कर लें, और किसकी जहन साजी करेंगे? उन लोगों के, चंद लोगों की जो पाकिस्तान को पहले ही मतलब ये कि मसाइब में उन्होंने मुब्तला कर दिया, उनकी जहन साजी तो उनकी होती है कि जो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। ना पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर मुस्तहकम है, ना सियासी तौर पर मुस्तहकम है। तो चुनाचे उसका वाहिद हल ये है कि वी हैव टू सिट टुगेदर, वी हैव फाउंड अ सोल्यूशन, और ये काम जो है सियासतदानों का है। ओके, वापस आऊँगी आपकी तरफ फरिया इदरीस साहिबा। अभी आपने एक तो बताया सारा जो मंजरनामा रहा और जो हमारे हालात रहे, और फिर अभी जैसे कि बात आपने की कि कहीं ना कहीं कंसेंसस बिल्ड होके ये इंटरिम सेटअप की भी अगर बात हो रही है, लेकिन क्या ये हल है कि हम इसको प्रोलॉन्ग करें? और जैसे भी आगा मसूद साहब ने कहा कि ये सियासी लोग ही इसका जो है वो हल कर सकते हैं, लेकिन वो सियासतदान, मैंने जैसे कि उनसे भी सवाल किया, आपसे भी वही है, क्या सियासतदानों ने हमारे मेच्योरिटी का सबूत दिया? क्या अभी भी जो रिसेंट एपिसोड हुआ है एक सियासी जमात के साथ और जो भी बना हमारा पूरा ये एपिसोड, इसमें हमने देखा है कि हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ और उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं, वो उसी तरीके से सेम हो रहा है जो हम माजी में देखते रहे हैं। थोड़ा बहुत शायद ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हालात उसी तरीके से हैं। और बल्कि इवन बिलावल साहब खुद आखिरी दिन जब पार्लियामेंट की उन्होंने से खिताब किया है तो वो भी इस बात को कहीं ना कहीं इंडोर्स करके गए। रिदा, जब मैंने कहा कि टैसिट अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट नजर आती है, उसकी एक बड़ी वाज़ेह जो एग्जांपल है वो ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि एक वफाकी हुकूमत हो जो कि ये कह रही हो कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में आना चाहते हैं, हमारी हुकूमत हो। देखिए सियासतदान का क्या मकसद होता है कि आप हुकूमत में आए या इलेक्शन लड़ें और आके लोगों के मसाइल हल करें, लेकिन कभी कोई हुकूमत आपने ऐसी देखी है जिसका पूरा का पूरा फोकस अपने मामला ठीक करने में हो और अवाम सेंट्रिक वो हो ही ना। और जब उनसे पूछा जाए सवाल तो वो किसी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम डाल दें और वो कहेंगे नहीं हम तो रियासत बचाने आए हैं, हम तो सियासत बचा ही नहीं रहे अपने। भाई सियासत इसलिए नहीं बचा रही कि सियासत तो आपकी बची नहीं, आपने जो सूरत हाल कर दी आप खुद अपने हलकों में नहीं जा सकते। खुद हमें ये बताते हैं लोग जब ऑफ रिकॉर्ड जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आपको याद होगा आज से 1.5-2 साल पहले हमें पीटीआई के लोग बताते थे कि हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके थे। बिल्कुल 1 ईयर डाउन द लाइन वही हाल पीडीएम का था। तो किसी तरीके से भी पीडीएम तो जाना ही नहीं चाहती इलेक्शन में, कभी भी नहीं जाना चाहती थी। मे बी पीपल्स पार्टी एक वो जमात हो जो समझती है कि सिंध में उनका स्टेक है, वो सिंध दोबारा जीत कर आ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान JUIF के वो समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको हुकूमत मिलनी चाहिए। आप इलेक्शन पोल उठा लें, वो कहीं से ही नजर आता कि वो अपनी हुकूमत बना सकेंगे। इस वक्त भी पंजाब में सख्त क्रैकडाउन के बावजूद
कुछ पोल्स कराए गए हैं, उनमें फिर नजर आता है कि पीटीआई इस वक्त भी पॉपुलर है। जितनी महंगाई की गई है, जिस किस्म की हुकूमत की गई है, जैसी कानून साजी की गई है, जितना सेल्फ सेंटर्ड आपकी हिकमत अमली रही है, तो अच्छे तरीके से पीएमएलएन को भी ये पता है कि हम आज हल्कों में जाके वोट नहीं मांग सकते। तो क्या तरीक़ाकार है इससे निकलने का? तरीक़ाकार ये है कि एक ऐसा सेटअप आए। उन्होंने पता है, उन्होंने आईएमएफ का मुआहदा किया है, ये मामला कहीं पे रुकने वाला नहीं है। अभी आते ही आपने देखा इंटरिम सेटअप की काबीना नहीं बनी थी, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ गई। पहले 2 रुपए 3 रुपए के ऊपर मुशावरत होती थी, अब 20 रुपए 14 रुपए 13 रुपए 15 रुपए के टीके डायरेक्ट लगाए जाते हैं। तो उसके ऊपर सोचा भी नहीं जाता एक सेकंड के लिए, बस यही कहा जाता है क्या होगा, लोग चीखेंगे, थोड़ी सी चीखें सुन लेंगे, चलो जी ये तो हमने करना ही है। और एक तरह से उन्होंने करना ही है, क्योंकि आप इन राइटिंग दे चुके हैं, यू हैव साइन द डील विद द डेविल, सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट आप ये कर चुके हैं। तो अब क्या उसके बाद बाहर भी ले उसका? नहीं, बाहर तो नहीं लेना, हुकूमत लेनी थी, हुकूमत के मजे लेने थे। लेकिन अब इट्स वेरी विन विन सिचुएशन फॉर देम कि 1 साल में अपने तमाम मामला गुजार कर अपनी मिनिस्ट्रीज इंजॉय करके वो चले गए हैं साइड पर। और अब सारा का सारा जो नजला है वो कहाँ गिरेगा? आप उसके ऊपर बहस कर ले, मैं आप जितने मर्जी टॉक शोज कर ले, एक जमात दूसरे पे डालेगी, दूसरी जमात पहले पे डालेगी। मुझे तो लगता है इस पर तमाम जमातों को सूट करता है कि इलेक्शन ना हो, थोड़ा टाइम आगे निकल जाएगी, सख्ती आनी है, महंगाई आनी है, इसमें से निकल जाए, तो उसके बाद फिर शायद हालात ठीक हों और फिर वो समझें कि एक नए सिरे से अपनी सियासत को रीऑर्गेनाइज करके आए। देखिए पीएमएलएन के अंदर तो अपनी ही बड़े मसाइल हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि पीएमएलएन को लीड कौन कर रहा है। उनके उसमें बड़ी चपकलिश है। पीपल्स पार्टी, अगेन ये कहूंगी कि वो एक जमात है जो चाहेगी कि वो ना सिर्फ सिंध में हुकूमत बनाए, जरदारी साहब ये चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ टाइम में देखें बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए, लेकिन आप बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर तब बनाएंगे जब वो पंजाब से जीतेंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब से कैसे जितवाएं? दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि जमात बन गई है इस्तेकाम पार्टी, वो भी चाहेगी कि उनको कुछ मौका मिल जाए कि वो अपने पैर जमाएं, कुछ लोग उनके पास आए। पख्तूनख्वा में जो नई जमात है वो भी ये चाहेगी कि उनको टाइम मिले। तो इन एवरी वे इन लोगों को ये सूट करता है कि इलेक्शन अभी ना हो। हाँ, लेकिन उसमें भी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन फरिया इसमें भी आप देखिए जो आईपीपी वाली जो बात है, इस्तेहकाम पार्टी जो है ख़ास तौर पे, और जो परवेज़ कर, उसमें भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। जो लोग ने जिस दिन पार्टी बनती है, अनाउंस होती है, जो लोग उसमें नज़र आए वो सब मुकर गए। अगर आप उनसे बात करें तो आपको पता चलेगा, खास तौर पे मेरी तो 2-3 लोगों से मेनली जब बात हुई है, और आई एम श्योर आपकी भी हुई होगी, तो उसमें जो बड़े बड़े नाम नज़र आए थे वो सब मुकर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो बस हम उस वक्त थे, लेकिन बस थे किसी तरह से, और फिर अब तो नहीं है हम, आपने हमें उसके बाद देखा है कहीं। तो फिर इस तरह की पार्टीज़ का भी कोई आपको मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? और दूसरी एक चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर यही सिनेरियो रहता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़ुद से लगता है कि नहीं जी हम नहीं आ सकते और स्टेबिलिटी एक नहीं आ रही है ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल, तो फिर क्या जो माशी सूरत हाल है वो क्या इसी तरह से रहमो करम पे रहेगी? निगरां सूरत हाल में जो भी केयर टेकर सेटअप होगा, आपको लगता है? देखिए कोशिश तो की जाएगी। आप कैबिनेट को अगर हम आज निकाल के सामने रखें तो हमें नजर आता है कि एक कोशिश जरूर की जाएगी मामलात को संभाला देने की। ऐसा नहीं है कैबिनेट हो या आप इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को देख लें, बहरहाल ही इज अ कैपेबल पर्सनैलिटी, वो कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, एक मेहनती आदमी है, लेकिन मसाइल बहुत बड़े बड़े हैं। इसलिए उनको नजर आया हमें कैबिनेट में कि उन्होंने हर तरफ एक्सपर्ट्स या टेक्नोक्रेट्स लेने की कोशिश की है ताकि वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हों, आईएमएफ से भी डील कर सकें, अंदरूनी मामला को भी देख सकें। तो एक आपको अमलगमेशन नजर आया है, मुख्तलिफ किस्म के लोग उसके अंदर नजर आए हैं। ऐसी कोई काबीना एकदम से बगैर सोचे समझे बनाई हुई नजर नहीं आ रही। तो कोशिश तो की जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल से जो कंसेंसस होना है वो इकट्ठे बैठकर होना है, तमाम सियासी जमातों का और स्टेक होल्डर्स का भी। उसके बगैर मूविंग फॉरवर्ड नहीं होगा। एक बड़ी अनसर्टेनिटी है आपकी पब्लिक के अंदर भी। अब हम ये देख रहे हैं वाज़ेह तौर पर कि हम एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी या एक आप समझ लें कि डेकोरेटेड डेमोक्रेसी की शेप में है। हम इस वक्त एक डेमोक्रेसी नहीं है। उसके ऊपर डिबेट करानी चाहिए, आपको थिंक टैंक से बात करनी चाहिए, लोगों के अंदर डिस्कोर्स में आना चाहिए
कि क्या वजह है, पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस हैं, क्यों समझा जा रहा है कि पाकिस्तान को एक खास मुद्दत के लिए एक डेकोरेटेड फेज से गुजरना पड़ेगा, उसमें क्या क्या मुश्किल मसाइल हैं जिनसे निकलना है, तरीक़ाकार क्या होगा ओवरऑल। वरना जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, देखें वो इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी से तो फिर आप किसी तरीके से निकल आते हैं, एक दफा पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी आई तो आपकी जो वैल्यू सिस्टम है, आपकी जो कोर बेस है, उसको बड़ा शदीद धक्का लगता है। Yes. पब्लिक को इन्वॉल्व करके फैसले होते Yes. हैं, एक टेबल पे बैठ के नहीं हो सकते, यू हैव टू कीप द पब्लिक इन्वॉल्व। तो अगर आप इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो एक पब्लिक डिस्कोर्स इस वक्त बहुत जरूरी है। राइट आगा मसूद साहब, आपकी तरफ आऊँगी यही सवाल के ही कंटिन्यूशन में कि अब देखिए ना, हमारे पास जो भी मौजूदा निगरां जो सेटअप है, काबीना जो आई है 18 रुकनी है ये, और हम ये देख रहे हैं कि जी जो माजी में वफाकी हुकूमत जो थी और या जो मौजूदा हुकूमतें जो भी रही हमारे पास, उनकी कैबिनेट्स कितनी कितनी बड़ी होती है। जी जी। तो जब 18 लोगों के साथ भी वही काम हो सकता है, जैसे कि भी उनका एमलगमेशन है, मुख्तलिफ लोगों को, एक्सपर्ट्स को लिया है, और हम देख रहे हैं कि काबीना में उन्होंने अच्छे लोगों को भी इंटेक किया है। तो जब इस तरह का एमलगमेशन हो करके किया जा सकता है एक्सपर्ट्स को लेकर सारी चीज़ों को, और फिर हम पॉलिटिकली उसमें जो सेटअप होता है उसमें हम देखते हैं कि इस तरह से नहीं होता, और फिर वो खर्चे लाद दिए जाते हैं मुल्क पे। और क्या ये भी एक वजह हो सकती है, इस तरह की वजूहत भी हो सकती है कि जिसकी वजह से जो है वो ये केयर टेकर सेटअप रखा जाए, ताकि वो जो पॉलिटिकल एक बर्डन आता है बहुत ज़्यादा किस्म का, सबको नवाजने के तौर पे या पार्टी को ऑब्लाइज करने के तौर पे भी, उससे भी बचा जाए। क्विकली बस थोड़ा शॉर्ट दे दीजिएगा क्योंकि मैंने कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। देखिए बस मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं जी। एक ज़माने में ममनून हुसैन साहब जो थे यहाँ के गवर्नर थे, बाद में सदर बने ना, उनका एक छोटा सा हवाला देना चाहता हूँ। यहाँ से वो गुजर रहे थे ली कॉन जो थे उस ज़माने में वज़ीर आज़म थे सिंगापुर के, तो उन्होंने उनको खाने बुलाया। उन्होंने कहा मैंने आपको जहमत दी है, सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर सिंगापुर के प्रोग्रेस के रीज़न्स क्या हैं। तो उन्होंने कहा, तो वही बात जो आपने भी कहा ना, उन्होंने कहा कि बात असल ये है कि आपने सियासतदानों को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आप हेली बहाने से अपने साथ शामिल कर लेते हैं, तो आपकी जो इकोनॉमी है, यानी जो आवाम के लिए खर्च होनी चाहिए, जो हुकूमत को मजबूत बनाते हैं, मुस्तहकम बनाते हैं, वो मुस्तहकम नहीं होती, बल्कि ये है कि वो ऐसे लोग आ जाते हैं जो मज़ीद इकोनॉमी को ख़राब करते हैं। तो ली कॉन ने यही बात नवाज शरीफ साहब से भी कही थी। तो मैं ये देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, हमें ये जो छोटी छोटी पार्टियाँ हम बनवा देते हैं ना, कभी सहकाम पार्टी बन गई, कभी बन गई, देखिए इस तरीके से हम आवाम की तवानाइयों को ख़त्म कर रहे हैं। जो तवानाई आवाम की होती है ना, लोग आवाम की तवानाई को जोड़ के मुल्क को मजबूत बनाते हैं, हम आवाम की तवानाइयों को तोड़ रहे हैं और उनमें इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं, उनमें अदावतें पैदा कर रहे हैं ताकि ये कि दोस्त न बन सकें। मैं ये कह रहा हूँ, यकीन मानिए कि अगर हमारा यही तौर तरीक़ा रहा है और हम इसी अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे मुल्क की, तो मैं आपसे बता दूँ कुछ ऐसे बहरान भी आने वाले हैं जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता और ना ही मैं करने का हक रखता हूँ, लेकिन मैं ये बता दूँ कि फिर उन बहरानों को फिर आप नहीं संभाल सकते। देखिए किसी हद तक तो आप मतलब लोगों को मतलब ये कि मजबूर कर सकते हैं भाई खामोश रहो, लेकिन कब तक मतलब ये कि लोग जो है अपने बच्चों को भूखा देखेंगे, कब तक लोग खुदकशियाँ करते रहेंगे, कब तक लोग सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदा के लिए ग्राउंड रियलिटीज़ देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और अगर आपने ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी है तो आप मिले उन लोगों से कि जो सड़कों पर चल के लोगों से मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं और उनके ख्यालात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आप वाकई इफ़ यू आर सिंसियर विद पाकिस्तान, आपको चाहिए कि जो भी मतलब ये कि इंतखाबात की नौयत जैसे भी हो आप इसे कराएं, और यह है कि पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के अंदर, और वो रोल जो है ना उसको आप मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स ये समझ रहा है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के रोल को मिनिमाइज़ करके जो है ना वो दमादम मस्त कलंदर कर लेंगे, मेरा ख्याल है ही इज़ लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। वो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उनको भी उनमें शामिल करें, और शामिल करने के बाद उनसे रोड मैप मालूम कर लें। चलिए अगर मैं उनकी जगह हूँ ना तो मैं पूछूँगा रोड मैप क्या है, रोड मैप आप चाहते क्या है, आप इस्तेहकाम चाहते हैं या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं। देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे। मैंने अभी ली कॉन की मिसाल दी आपको, ऐसे आप जी जिनपिंग की मिसाल ले लीजिए जो इस वक्त चीन के सदर हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि एक ज़माना था कि पाकिस्तान हमारी मदद करता था, चीन खुद जापान की मदद की है पाकिस्तान ने 60s में। तो आखिर क्यों नहीं हम मतलब ये कि वापस जा सकते हैं, इसलिए जा सकते हैं कि हम अगर ऑनेस्टली अपने माजी से सबक सीखें कि हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं
और हम गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहते। और हमारे सामने सिर्फ 2 नुक्ते होने चाहिए कि हमने पाकिस्तान क्यों बनाया था। इसलिए बनाया था कि प्रॉस्पेरिटी हो, मुसलमान जो है ना मिलजुल कर रहें, जिसमें अक़लियतों को उनके सारे हुकूक मिलें, इसके बाद हम आगे चलें। लेकिन अगर आपने सोचा कि हम लोगों को खौफ के ज़रिए जो है ना अपना मती बना लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिन तो मती बना लेंगे, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ क्विकली, उसके बाद वापस आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।